नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता समाप्त। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस के वर्चुअल सम्मेलन का कल उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किया। और ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 2 विकेट पर 96 रन बनाए। समाचार संध्या में धर्मेंद्र के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में आज किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना था। प्रस्तावित टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रो प्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी की निगरानी में हुआ। पूर्वाभ्यास में राज्य, जिला, प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। एक रिपोर्ट। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है। इससे पहले 2 जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया था। शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण का काम सुचारू रूप से कराने के लिए लाखों कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में यह ड्राई रन आयोजित किया जा रहा है। पिछले ड्राई रन की तरह इस बार भी प्रत्येक जिले में 3 स्तरों पर टीकाकरण के लिए स्थान निर्धारित किए जाएंगे। इनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं और ग्रामीण तथा शहरी पहुंच वाले स्थान शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोविड टीकाकरण के पूर्वाभ्यास की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चेन्नई पहुंचे। उन्होंने बताया कि जब से मोदी सरकार ने कोविड संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं, संक्रमण के मामले काफी घट गए हैं और इससे होने वाली मौत के मामले भी कम हो गए हैं। पूरी दुनिया भारत की सफलता को देख रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोविड जांच के लिए देश भर में 2300 प्रयोगशालाएं खोली हैं, जो 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उपचार की बेहतर व्यवस्था से देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रभावी प्रयासों के लिए तमिलनाडु सरकार की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से की गई तैयारियों का भी जायजा लिया। मध्य प्रदेश के सभी 51 जिलों में कोरोना वैक्सीन के पूर्वाभ्यास का काम पूरा कर लिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की निगरानी में इस काम को किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मध्य प्रदेश के 51 जिलों में आज दूसरे चरण के कोरोना वैक्सीन ड्राई रन में लगभग 3825 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भाग लिया। 2 जनवरी को आयोजित देशव्यापी ड्राई रन के दौरान प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहले ही सफलतापूर्वक ड्राई रन पूरा हो चुका है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में आज ड्राई रन सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निगरानी में राज्य के सभी 52 जिलों में कोरोना टीकाकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 शहरों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में कोल्ड चेन स्टोर तैयार किए गए हैं। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा। राज्य में ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या 4 लाख है। डॉक्टर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्राई रन के सफलतापूर्वक समापन पर बधाई दी है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हो गई है। कल 20,000 से ज्यादा कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1,37,00,000 कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। देश में इस समय कोविड के करीब 2,25,000 मरीज हैं। कल 18,139 नए रोगी सामने आए। कुल मरीजों की संख्या 1,04,00,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड से होने वाली मौत की दर 1.45% है, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।
कल देश में कोविड से 234 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही अब तक कोविड से 1,50,570 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल देश भर में 9,35,000 कोविड जांच की गई। देश में अब तक 17 करोड़ 93 लाख कोविड जांच हो चुकी है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच दिसंबर के आखिरी सप्ताह से बंद विमान सेवाएं आज बहाल कर दी गईं। ब्रिटेन से 256 यात्रियों को लेकर एक विमान आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली पहुंचा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के बीच हर सप्ताह 30 यात्री उड़ानें संचालित की जाएंगी। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों के यात्रियों की नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से कोविड जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और हालात को देखते हुए दोनों देशों के बीच विमान सेवाओं की समीक्षा की जाती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में पोलियो टीकाकरण अभियान 17 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने आज चेन्नई में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पोलियो की तरह कोविड का भी उन्मूलन करेगी। Expert group on immunization in consultation with the international health authorities, we have decided that on 17th of January, we are going to have our national immunization days for polio, which will run for about 2-3 days. The first day will be dedicated to every mother taking a child to the polio kendra for vaccination, followed by another 2-3 days. This is very, very essential to ensure that we are able to maintain the overall immunity level of our country, particularly pertaining to poliomyelitis. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे फोन नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होगी। किसान संगठनों के नेताओं के साथ 8वें दौर की वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल सका। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन बहुत देर तक चर्चा के बाद भी कोई विकल्प आज प्रस्तुत नहीं किए जा सके और इसलिए आज चर्चा का दौर यही स्थगित हुआ और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि आंदोलन का समर्थन करने वाले इन कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, जबकि कई अन्य किसान इन कानूनों का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलनकारी किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है, लेकिन जो कानूनों के पक्ष में हैं, अगर वे आग्रह करते हैं तो सरकार उनसे भी बात करेगी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस के वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी आयोजन में मुख्य भाषण देंगे। There will be a keynote address by the chief guest. सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी आयोजन में मुख्य भाषण देंगे। उद्घाटन सत्र के बाद 2 पूर्ण अधिवेशन होंगे। पहले सत्र में आत्मनिर्भर भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर विदेश मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का संबोधन होगा, जबकि दूसरे सत्र में कोरोना काल के बाद की चुनौतियां जैसे स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिदृश्य में स्वास्थ्य मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री का संबोधन होगा। समापन सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 2020-21 के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विजेताओं के नामों की भी घोषणा की जाएगी। And the names of Pravasi Bharatiya Samman awardees for 2021 will also be announced.
प्रवक्ता ने बताया कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया, जिसका विषय था भारत और भारतीय समुदाय के सफल युवाओं को एक साथ लाना। इस सम्मेलन की विशेष अतिथि न्यूजीलैंड की सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन थी। विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट और वीजा डिवीजन के सेक्रेटरी काउंसलर संजय भट्टाचार्य ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रवासी भारतीय दिवस के इस वर्ष के विषय और संदर्भ को रेखांकित किया। Pravasi Bharatiya Divas, the convention is held every 2 years. This year, the theme is contributing to Atmanirbhar Bharat. It is relevant both from the context of COVID as well as the overall context of our national development. India today is poised to regaining its due stature in the global community, and Atmanirbhar Bharat is the key instrument that will make India reach there. We recognize the due role of Pravasis, who number 31 million across the world in this particular adventure that we are embarked on. हमारे संवाददाता ने बताया कि वर्ष 2003 में पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, जो कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने का एक अनूठा मंच प्रदान करता है। इस अवसर को मनाने के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। लौटने के बाद महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को आजादी मिली। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को पहचानते हुए वर्ष 2003 में पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों के मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने और उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के नामों की भी घोषणा की जाएगी। साथ ही भारत को जानो क्विज के 15 विजेताओं का भी ऐलान किया जाएगा। विजेताओं को कोविड-19 महामारी के बाद भारत के दौरे के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच फिजी से सम्मेलन में शामिल हो रहे हरीश लोधिया ने कहा कि वे अभी भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े हैं। The diaspora in Fiji is 400,000 Indians are residing and we are very proud to be connected to India. और इतना अच्छा लगता है, अपने आप को ये गर्व महसूस होता है। हमको खुशी होता है कि हम इंडियन हैं, फिजी इंडियन है और हमारा जो कनेक्शन है विद इंडिया बहुत लंबा और बहुत गहरा। ये खुशी की बात है कि आज फिर से इंडिया में प्रवासी भारतीय दिवस के सेलिब्रेशंस में हमको भी मौका मिल रहा है कि हम भी कुछ बोले और बताएं कि वी आर वेरी प्राउड। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में रहने वाले भाव ढिल्लो ने कहा कि भारतीय समुदाय ही विदेशों में राष्ट्र के दूत हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय विश्व के देशों तथा भारत के बीच सेतु का काम करते हैं। हमारा यहाँ 2,50,000 स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। उसका एक बहुत बड़ा रोल है इन इंक्रीजिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इंडिया, एंड दिस diaspora always plays a leading role in assisting any dialogue to grow, increase, and further develop and deepen the trade relationship between Bharat and New Zealand. Overall, अगर मैं कहूँ तो जो हमारा diaspora is the main pivot of the excellent relationship India and New Zealand share today. So इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाले योगेश चंद का कहना है कि यह सम्मेलन विदेशों में रह रहे भारतीयों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। जब से मोदी जी शासन में आए हैं, दुनिया के सबसे माननीय, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। लोग उनकी विदेशों में चर्चा करते हैं। मेरा ये मानना है, सारे विदेशों में जब मोदी जी यहाँ पर आए थे मेलबर्न में और फिजी भी गए थे, तो हमारे भारतीय जनता को जो यहाँ पर वापस है, बहुत गर्व और फक्र का बात हुआ। सारे दुनिया में, विश्व में संदेश को लेकर आए हैं कि हम एकता से मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। मेरी यही संदेश है कि कोविड के कारण इस वर्ष हम नहीं आ पाए, लेकिन हमने भारत में आकर दिल्ली में और यहाँ सिडनी में दिवस में भाग लिया, और जब ये रोग थम जाएगा, अगली बार जब ये दिवस से होगा, तो हम जरूर उसमें आकर भाग लेंगे। न्यूजीलैंड में भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद के अध्यक्ष समीर हांडा ने कहा कि इस दिवस ने प्रवासी भारतीयों और भारतीय व्यावसायिक समुदाय के बीच संपर्क स्थापित करने का काम किया है। Hello, namaste, kia ora. My congratulations to organizers of
Pravasi Bharatiya Divas people in making these things happen, connecting people from these parts of the world with India, and Indian diaspora certainly plays a very important role in that, and we should continue encouraging to connect and network to promote the trade with India and other countries. भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के खिलाफ छद्म रूप से भारत विरोधी एजेंडे को पूरा करने के लिए पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों और आतंकवादियों को चिन्हित किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो आतंकवादी गुटों, उनके बुनियादी ढांचे और उनके खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई करे। पाकिस्तान की अदालत में लश्कर के आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को 15 साल की जेल की सजा सुनाए जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान की ये स्पष्ट रूप से हिंद प्रशांत संयुक्त दल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की आगामी बैठक को ध्यान में रखकर की गई है। ये बैठकें अगले महीने होनी हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इन महत्वपूर्ण बैठकों से पहले इस तरह की कार्रवाई करने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है। वंदे भारत मिशन का 9वां चरण 1 जनवरी से शुरू हो गया है। इस चरण में 24 देशों से 1495 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जाएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने आज बताया कि इस दौरान 2,80,000 लोग स्वदेश लौट सकेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार तक इन उड़ानों में से 261 का संचालन किया जा चुका है और 19 देशों के 49,000 लोग स्वदेश लौट चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े स्वदेश वापसी अभियान वंदे भारत मिशन के तहत मई 2020 से 44,70,000 से अधिक लोगों को वापस लाया जा चुका है। To facilitate the return of an estimated 2.8 lakh people. As of 6th January, 261 of these flights have already been operated, and these flights have facilitated the return of 49,000 people from 19 countries. This brings the total number of people who have been facilitated through different modes of this mission, which is the world's largest repatriation exercise. So since it started in May 2020, the number of people who've come back under this mission are more than 44.7 lakhs. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता समाप्त। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस के वर्चुअल सम्मेलन का कल उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 2 विकेट पर 96 रन बनाए। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सरकारी डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकारी कैलेंडर कभी दीवारों की शोभा बढ़ाते थे, अब ये मोबाइल फोन में ही उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन आया है और इस समय देश भर में 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि 70 करोड़ लोग देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके मोबाइल में कैलेंडर भी उपलब्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में अब कागज की जगह ई-फाइल के माध्यम से कामकाज हो रहा है। उन्होंने डिजिटल कैलेंडर के बारे में बताया कि ये पर्यावरण अनुकूल है। ये जो सरकारी कैलेंडर बना है अभी डिजिटल, इसका फायदा ये है कि इसमें स्मार्टफोन पर iOS या एंड्रॉयड कुछ भी हो प्लेटफॉर्म, दोनों पे वो मिलता है। ये सबके लिए यूज करने के लिए फ्री है। पहले ये पंचायत तक पहुंचता था, हम इतना छापते थे, कागज खर्च करते थे, कागज भी पेड़ से ही मिलता है तो पेड़ कटते थे। अब धीरे धीरे हमारे यहाँ ऑफिसेस में पेपरलेस गवर्नेंस आ गया तो फाइलें भी सारी ई फाइल के रूप में चलने लगी, तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ये बचत हो रहा है।
सूचना प्रसारण मंत्री ने आज केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कैलेंडर का लोकार्पण किया, लेकिन इस महीने की 11 तारीख से यह अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सरकारी कैलेंडर और डायरी ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 11 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इस दौरान राज्यों में कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बेनो ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि श्री बेनो के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के बाद के वैश्विक स्तर पर भारत फ्रांस कूटनीतिक साझेदारी में प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। भारत और फ्रांस ने कल नई दिल्ली में अपनी वार्षिक कूटनीतिक वार्ता आयोजित की थी। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोफेसर चित्रा घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर घोष ने शिक्षा और सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर घोष के साथ उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने सहित कई विषयों पर चर्चा हुई थी। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विकास विभाग ने प्रभावित राज्यों को एवियन इन्फ्लुएंजा पर कार्य योजना के अनुसार रोकथाम का सुझाव दिया है। विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज NIHSDAD द्वारा हरियाणा के पंचकुला के 2 पोल्ट्री फार्म और गुजरात के जूनागढ़ जिले में प्रवासी पक्षियों में एवियन बर्ड फ्लू से संक्रमित नमूनों की पुष्टि होने तथा राजस्थान के जैसलमेर, सवाई माधोपुर, पाली और मोहर जिलों में कौवों में संक्रमण पाए जाने के बाद ये सुझाव दिया। अब तक 6 राज्यों केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। ये पता चला है कि केरल के दोनों प्रभावित जिलों में पक्षियों को मारने का काम पूरा हो चुका है और दवाई छिड़काव की प्रक्रिया चल रही है। एवियन इन्फ्लुएंजा से गैर प्रभावित राज्यों में पक्षियों की असामान्य मृत्यु पर सतर्कता बरतने और तुरंत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है ताकि समय से आवश्यक उपाय किए जा सकें। केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए केंद्रीय टीमों को तैनात किया गया है। चिकन और अंडे की खपत में उपभोक्ता का विश्वास बहाल करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय से इस संबंध में उचित सलाह जारी करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों से यह भी कहा गया है कि वो पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में नीमच और इंदौर जिलों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाए जाने के बाद प्रशासन ने इन क्षेत्रों में पोल्ट्री की सभी दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर R.K. रोकड़े ने बताया कि कौवों के बाद ये संक्रमण अब मुर्गियों में भी फैल गया है। प्रदेश के पशु चिकित्सा विभाग ने जानकारी दी है कि बर्ड फ्लू का वायरस नीमच और इंदौर जिलों में चिकन के नमूनों में पाया गया है। अब तक वायरस से इंदौर जिले में 222 और प्रदेश में 700 से अधिक कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। जल निकायों के पास से प्रवासी पक्षियों के नमूने एकत्र कर परीक्षण के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। बर्ड फ्लू पर बैठक के दौरान इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि स्थिति पर नजर रखने के लिए इंदौर में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। अन्य जिलों में भी निवारक उपाय किए जा रहे हैं। खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षणों वाले लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बर्ड फ्लू का कोई मरीज अब तक नहीं मिला है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के परभणी जिले में सैकड़ों पक्षियों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। परभणी जिला अधिकारी दीपक मुगलीकर ने तत्काल प्रभाव से पक्षियों की खरीद फरोख्त, परिवहन, प्रदर्शनी और लाने ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य के पशुपालन विभाग ने पक्षियों के नमूने एकत्र कर उन्हें पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जांच के लिए भेज दिए हैं। असम सरकार ने एहतियात के तौर पर राज्य की पश्चिमी सीमा से आने वाले पोल्ट्री उत्पादों के प्रवेश पर गैर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय कुछ राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा फैलने के मद्देनजर लिया गया है। राज्य के पशु चिकित्सा विभाग ने सक्रिय और योजनाबद्ध निगरानी रखने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को परामर्श भी जारी किए हैं। अब तक राज्य में एवियन इन्फ्लुएंजा का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला में पिछले वर्ष की महत्वपूर्ण झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बाधाओं को दूर करने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना चला रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले वर्ष एक देश एक राशन कार्ड को लागू करने की घोषणा की थी, ताकि प्रवासी लाभार्थी देश भर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से अपने राशन कार्ड से अनाज ले सकें। In order to benefit migrant workers, we are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So, if there is a ration card holder, today he's in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So, national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, will be implemented. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष कहा था कि रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासी ही एक देश एक राशन कार्ड के मुख्य लाभार्थी होंगे। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। एक देश एक राशन कार्ड योजना के माध्यम से राशन कार्ड धारक कहीं से भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है। वर्तमान में यह पहल 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 69 करोड़ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहा है। एक देश एक राशन कार्ड सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसका सबसे बड़ा फायदा प्रवासी मजदूरों को होगा। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में बदायूं दुष्कर्म और हत्या मामले के तीसरे और मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले के सभी तीनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू बाजार सेंसेक्स 689 अंक बढ़कर 48,783 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 210 अंक बढ़कर 14,347 पर बंद हुआ। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने 2 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 9 और कप्तान अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर क्रीज पर हैं। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 50 रन की पारी खेलकर टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक लगाया। इसी के साथ शुभमन ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 338 रन बनाकर आउट हो गई। स्टीवन स्मिथ ने 131 रन की पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए। 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 से 16 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित किए जाने वाले इन खेलों की तैयारियों की आज समीक्षा की। खेलों का आयोजन गुलमर्ग में किया जाएगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिमालय स्नो रेस भी आयोजित की जाएगी। शीतकालीन खेलों में देशभर से करीब 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सेना ने स्थानीय लोगों की मांग पर करगिल के निचले पठारी क्षेत्रों से सैन्य ठिकानों को अन्यत्र ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए सेना और लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। जिन जगहों से यूनिटें हटेंगी वहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शहर बनाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण का दूसरा राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.39% हुई। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 8वें दौर की वार्ता समाप्त। अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय दिवस के वर्चुअल सम्मेलन का कल उद्घाटन करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी ऐप का प्रारंभ किया
और ऑस्ट्रेलिया के साथ सिडनी क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 2 विकेट पर 96 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।